इक्विवेलेंट मास स्टार्ट किया था। इक्विवेलेंट वेट, जस्ट गो थ्रू दैट, क्या क्या था, क्योंकि टाइम हो गया उसको, 1 वीक हो चुका है। यस सर। सर हम लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर बचा हुआ है, और वर्षांक सर का नेक्स्ट वीक में भी एक भी लेक्चर नहीं, तो वो आप सिखाओगे? हाँ हाँ, वो मैं करने वाला हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर। और सर वो मॉर्निंग बैच में था ना मैं, पर मैं पीरियोडिक टेबल के लेक्चर्स में बैठा नहीं था। पीरियोडिक टेबल के लेक्चर्स भी इसी में हो जाएंगे तुम्हारे, फिर उधर बैठ के रहो, दोनों बैच अटेंड करना है तुम्हें। ओके सर। दोनों तब थैंक यू तक, सर। जब तक सेम पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नहीं हो जाता। पीरियोडिक टेबल को पूरे लेक्चर नहीं बैठे थे क्या तुम? नहीं सर, केमिकल बॉन्डिंग आई थिंक आपने स्टार्ट किया था उसी दिन से बैठा मैं। अच्छा, उससे पहले नहीं बैठे थे? नहीं सर। तो बहुत लंबा चला गया तुम्हारा टाइम, बहुत सेशन इधर उधर हो जाएंगे। अब तक तो हो चुका है, एक सेशन बचा मैं रहता है। एक्चुअली सर, मैं कैसा बाद में देखा ना, मैं फेज 2 का टेस्ट प्लानर देख रहा था, तभी देखा कि केमिकल बॉन्डिंग एक अलग से लेसन में लिखा है, तो देखा तो यूनिट 2 का फर्स्ट लेसन था। ओके, कोई बात नहीं, चलिए फिर इस बैच में भी होगा पीरियोडिक टेबल। ओके सर। ओके, तो लॉन्गर जाएगा सर तुम्हारे। बोलो। सर आप पीरियोडिक टेबल जब भी सिखा रहे थे ना, मतलब हम लोग, मैं जब भी आया था ना सर, तभी आपका आधा सिखाकर हो चुका था पीरियोडिक टेबल। नहीं नहीं, आधा नहीं होता, एक ही टॉपिक हुआ था, रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों बाकी थे। 4 टॉपिक हाँ है, सर वही। एक हुआ सर था आपने 3 जब दिन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिखाया ना, तभी मैं था, उसके बाद से मैं था, उससे पहले नहीं आयोनाइजेशन था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी हो गए तुम लोग, केवल रेडियस हुआ था तो मैंने बुलाया था। ओके। रेडियस के बाद ही बोला था ना कि अब कल से बैठना है तुम लोग को आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह में। तो अभी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे बैच में रिपीट कर सकते हो, है ना। इवन बोल कंसेप्ट में डाउट रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, विस्तार से बोल के फेज 4 भी रिपीट कर सकते हो। क्लियर हुआ? हाँ, तो पीरियोडिक टेबल इस यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ पे पूरा अटेंड करना। बट तुम्हारा क्या होगा, थोड़ा प्रेशर बढ़ जाएगा, मॉर्निंग बैच भी इवनिंग बैच भी दोनों करना पड़ेगा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। हाँ, यदि जब मैंने बोला था कि अब अटेंड करो कर लेते तो तुरंत अभी फ्री हो जाता। जिन लोगों ने उसका अगले दिन, वही मैंने बोला था कि जब मैंने अनाउंस किया उसके बाद 3-4 लोग ही आए थे अटेंड करने, तो वो लोग फ्री हो जाएंगे, बाकी लोगों को थोड़ा लंबा करना पड़ेगा दोनों बैच में। देखो, इक्विवेलेंट वेट मैंने बताया था, पहले तो डिफाइन हुआ था हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन के 8। अब हुआ था कि जो इससे रिएक्ट करे या इतना डिस्प्लेस करे उसको इक्विवेलेंट मास बोलेंगे। यहाँ तक किया था, फिर सबका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना सिखाया था। इक्विवेलेंट वेट किसी का कितना था, एटॉमिक मास बाई वैलेंस, यही था ना प्रीवियस टाइम बताया था। जैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा, 23/1। मैग्नीशियम 24/2, यही होगा ना। एल्यूमिनियम 9, करेक्ट। इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट 48, वीकनेस गुड, 96/2, यही था ना। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड का कितना था, ऑक्सीजन का 16/2, 8 ना। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, किसी भी सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास क्या था, भाई टोटल चार्ज, यही था ना। सॉल्ट का मैंने बताया था, जैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ Al2SO4 थ्राइस, तो टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, कोई ये -6 है या +6 है, कोई एक ले लो। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2SO4 थ्राइस बाई 6, यही था ना। अल्टीमेटली ये क्या बन गया, TA बन गया था, इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट, ऐसे भी लिख सकते हो। इससे मैंने बताया था इक्विवेलेंट मास ऑफ MgO वो कितना हो जाएगा,
24 प्लस 16 बाई चार्ज 20 ना, 20 कितना हो गया 24/2 प्लस 16/2, ये ऑलवेज क्या होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ Mg प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, यही सब क्या था ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी मेटल ऑक्साइड विल बी E प्लस 8, ऐसे ही होगा ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी मेटल क्लोराइड E प्लस 35.5, यहां तक किया था हम लोगों ने। लास्ट मैंने क्या लिखा था स्टेटमेंट कि यहां से स्टार्ट करेंगे, वो क्या था स्टेटमेंट, नहीं और भी किया था, इक्विवेलेंट मास सबका किया था, एसिड ये तो सॉल्ट हो गया ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड और बेस भी किया था, हो गया था, एसिड के लिए बेसिसिटी और बेस के लिए एसिडिटी, यही था ना, और सॉल्ट के लिए चार्ज प्रेजेंट, जैसे इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 ये हो गया 98/2, इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4 ये होगा मोलर मास ऑफ H3PO4/3, इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO3 ये बताया था ना कि इसमें दो ही एसिडिक होते हैं, इट इज मोलर मास ऑफ H3PO3/2। इतना तक किया था हम लोगों ने, एसिड का, बेस का, सॉल्ट का। हाँ, टॉपिक का लास्ट नेम क्या दिया थे बताओ, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस एंड नॉर्मलिटी, ओके यस, ओके थैंक यू। So we have to start law of equivalence. Suppose if I write a chemical reaction A plus BB gives out C, C plus D and D. So law of equivalence suggests the number of equivalent of A reacted will be equal to number of equivalent of B reacted will be equal to number of equivalent of C formed will be equal to number of equivalent of D formed. ऐसे number of equivalent of A reacted is equal to number of equivalent of B reacted is equal to C formed is equal to D formed. इसका मतलब ये कोएफिशिएंट का तो यूज ही नहीं है, क्योंकि मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था, A mole of A reacts with B moles of C B to form C moles of C and D moles of D. So these coefficients were important over there, A, B, C and D. But here no use of coefficient at all. जब coefficient का यूज नहीं है, we need not to write the equation also. इक्वेशन लिखने का मतलब क्या है जब बैलेंस ही नहीं करना है। So law of equivalence provides an alternate method to solve the chemical equation, in which you need not to write the chemical equation also, and directly you can solve. Like example, suppose if I give N2 plus 3H2 gives out 2NH3. A reaction is given. The number of equivalent, मतलब इसका लोगे तो X equivalent of N2 reacts with what? X equivalent of H2 to form X equivalent of NH3. मतलब N2 का 10 इक्विवेलेंट H2 के 10 इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा तो NH3 का 10 इक्विवेलेंट आएगा। Is it clear? What is law of equivalence? Just note it down. What is law of equivalence?
Okay, done. Okay. Okay. So how to calculate the number of equivalent? Number of equivalent का फॉर्मूला क्या होगा? It will be जैसे number of moles कैसा था? Mass by molar mass. ये क्या होगा? Mass by equivalent mass. इसको m by e लिखे और mass by equivalent mass को क्या लिख सकते हो तुम? It is mass by molar mass by n factor. ये हो जाएगा mass by molar mass into n factor. मतलब it becomes number of moles into n factor. ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय n फैक्टर. तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, मास मालूम है इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दो. एक फॉर्मूला ये हो गया, मोल्स मालूम है n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय बी सॉल्यूशन इन लीटर, इससे डिवाइड कर दो. ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बाय बी सॉल्यूशन इन लीटर इनटू n फैक्टर. अब ये मालूम है तुम्हें किसको मोलैरिटी बोलते हैं. नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इनटू n फैक्टर इक्वल टू क्या होगा? दिस इज नॉर्मेलिटी. तो यही नॉर्मेलिटी डिफाइन करना है. जैसे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या था? 1 लीटर में कितना मोल है, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी, है ना. 1 लीटर में कितने इक्विवेलेंट है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी. यही होगा ना, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी. क्लियर है कैसे करना? सेम लाइक, दोनों सेम टाइप के. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट कैसे होगा? इट इज गिवन बाय मास बाय इक्विवेलेंट मास. जैसे 50 ग्राम एल्यूमिनियम, तो इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट विल बी 50 बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम. कितना होता है? 27/3, 9 ना. इट इज 50/9. Else what you can do, number of moles into n factor. Number of moles into n factor is also feasible. So number of moles will be mass by molar mass. Molar mass is 27 and n factor is the valency, and valency is what? For the aluminum it is 3. So again it will be 50/9. So you can use any of the formula, you will get the answer. ये क्लियर हुआ कैसे कैलकुलेट किया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट? Okay, so just note it down. Okay, done.
ओके Specification given है 1 gram of a metal on reaction one gram of metal on reaction with oxygen ले लो हाँ with oxygen gains a weight of 0.2 gram. So calculate the equivalent mass of metal.
ओके देखो इसमें मेटल लेना है तुम्हें, ऐसा क्वेश्चन आता है इसलिए इतना टाइम दिया। मेटल प्लस O2 क्या बन जाएगा, MxO ऐसे ले लो, जैसे Na2O, MgO, Al2O3 ऐसे कुछ कुछ कोएफिशिएंट होगा। इसका 1 ग्राम ऑक्सीजन ने गेन कितना किया, 0.2 ग्राम ना, इसका मतलब ये 1.2 ग्राम का हो गया होगा, यही हुआ होगा ना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MxO भी लिख सकते हो, सबका तो सेम होगा ना। नंबर ऑफ मेटल इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कैसे आएगा, इसका मास बाय इक्विवेलेंट मास, मास बाय इक्विवेलेंट मास 1/E जो चाहिए इक्वल टू इसका मास 0.2 बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8/0.2 40, तो ये हो गया इसका इक्विवेलेंट मास। या तुम चाहो तो इससे इक्वेट कर दो, ये कितना हो गया 1.2 बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी मेटल ऑक्साइड इज E+8। ये प्रीवियस लेक्चर बताया, आज भी रिवाइज किया। हाँ तो कोई दो को सॉल्व कर दो, या तो ये दो को सॉल्व करके ऐसा आएगा, या फिर ये दो को भी सॉल्व कर दोगे तो भी E का वैल्यू उतना ही आएगा, 40 ही आएगा। सोच लो, क्लियर हुआ ये। ये बहुत आता है क्वेश्चन, तो ये याद रखना। ओके नोट कर लिया ये, नोटेड। विघ्नेश डन और दुर्वेश ओके। हर्ष महेश एवरीवन डन ओके। यस ऑल्सो ठीक है। सिमिलरली वो क्लोरीन के लिए दे सकता था कि MClX बना तो इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन आ जाता 35.5। ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब नेक्स्ट में करें हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन, मैंने बताया था कितना था 1। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ कोर्स एट STP। मतलब एक इक्विवेलेंट ले लो तो कितना वॉल्यूम एट STP आएगा, मतलब इफ आई गिव यू 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन तो STP पे वॉल्यूम कितना आएगा बताओ। ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम का लाएगा ग्राम के टर्म में। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम मतलब एक इक्विवेलेंट का क्या वॉल्यूम होगा, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, जैसे मोलार वॉल्यूम ऑफ एनी गैस 22.4 लीटर आता है, किसी भी गैस का एक मोल ले लो तो STP पे 22.4 आएगा। बट हाइड्रोजन का 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया तो STP पे वॉल्यूम क्या आएगा, उसका मोल निकाल दें, उसका मोल कितना होगा, इट विल बिकम number of moles into 22.4। so it will be 1 divided by 2, हाइड्रोजन के लिए होगा ना, into 22.4, मतलब इट इज 11.2 लीटर। तो ये इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है, ये लर्न कर लोगे, ये डेटा लर्न करना है। सिमिलरली इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, मतलब ऑक्सीजन तुम्हें 8 ग्राम दे दिया है, एक इक्विवेलेंट 8 ग्राम था ना, 8 ग्राम ऑक्सीजन लिया तो उसका वॉल्यूम एट STP क्या आएगा।
अचल का करेक्ट है, ओनली अचल। मीत का भी करेक्ट है। यस करेक्ट। हाँ यश का करेक्ट है, हर्ष का भी करेक्ट है। मीत, यश, हर्ष, अचल, 4। ओके, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन लोगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा 8 ग्राम ऑक्सीजन में? O2 ऑक्सीजन कभी भी लोगे तो O2 गैस होता है, वो गैस तो होता नहीं है। तुमने 8 ग्राम O2 गैस ले लिया तो कितना हो गया? इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन बोलो तो वो O हो चाहे O2 हो, सबका तो 8 ही है ना। सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड का अलग है। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन बोले, O2 बोले, ऑक्साइड बोले, सबका 8 है। ये 8 हो गया बाई 32 इंटू 22.4 मोल लीटर, मतलब इट इज 5.6 लीटर। ये भी लर्न कर लेना। एंड इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का 35.5 लेते हैं हम लोग, बाई इसका मोलर मास 71, Cl2 का 71 ही होगा ना, इंटू 22.4 लीटर, तो ये होगा 11.2 लीटर। इतना ये 3 डेटा लर्न करना है तुम्हें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों को लर्न करना है। नोट कर लो। ओके डन। विघ्नेश, हर्ष, ओके। कितने लोग दोनों बैच अटेंड कर रहे हैं, मॉर्निंग इवनिंग? 3 ऑफ यू, ध्रुवेश, हर्ष एंड विघ्नेश। अच्छा तुम लोग मॉर्निंग बैच को, ध्रुवेश, हर्ष, विघ्नेश, यशराज और मीत, यू आर आल्सो देयर ना, क्योंकि उस दिन तुमने मैसेज किया था कि मालूम नहीं था। मॉर्निंग बैच से 3 ही है, ध्रुवेश, हर्ष, विघ्नेश, यशराज यू आल्सो देयर, मीत इज देयर। इंटीग्रेटेड के लिए मतलब ये 5 हो तुम लोग, है ना। तो मॉर्निंग इवनिंग करने में ज्यादा प्रॉब्लम रहे, है ना। एक ही काम करना, पीरियोडिक टेबल के 5 सेशन मैंने पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल ओवर किया था 5 सेशंस में। वो 5 को वीडियो लेक्चर देख जाओ, और तुम चाहो तो ये मॉर्निंग में शिफ्ट हो सकते हो, वीडियो लेक्चर से काम हो जा रहा है तो फिर इवनिंग वाले की जरूरत नहीं होगी। एक दिन का काम है, 7 घंटे 8 घंटे लगेंगे पूरा पीरियोडिक टेबल ओवर, या रोज 3-3 घंटे के लेक्चर देख के कर सकते हो तो कर लो, तो तुम इस बात से फ्री होके केवल मॉर्निंग में जा सकते हो, क्योंकि वहाँ केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है। और एल्स ये दोनों जगह तुम अपना अटेंड कर सकते हो जैसे तुम्हें लगे। अभी तो सब फ्री है, अभी तो फेज 4 आएगा, नहीं डाउट वगैरह तो फेज 4 में भी अटेंड कर सकते हो। बट इफ यू वांट, किसी को लगता है कि उसको वीडियो लेक्चर से भी समझ में आता है,
तो चाहे तो पीरियोडिक टेबल के सारे वीडियो लेक्चर अपलोडेड है, उसको देख के कर लो और मुख्य मॉर्निंग बैच में आ जाओ, तो तुम्हारे ऊपर है, एंटायरली योर डिसीजन। पीरियोडिक टेबल ऐसा कुछ खास भी नहीं है, बताया भी मैंने, मतलब ऐसे कंसेप्ट नहीं है, सब नॉर्मल चीजें होगा। इसलिए पीरियोडिक टेबल में सबका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ, सबने राइट किया था ना। अंशुल इज देयर इस बैच में, अंशुल आर यू देयर? नहीं अभी नहीं आया, उसको उतना ही तक करना था, ऑडियोमेट्री तक होके। और एक चीज याद रखना, कभी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए तुम्हें पूरे 2 साल के अंदर। मैंने आज तक ऐसा कोई आईटीएन नहीं देखा है जिसने कभी 2 साल में कोई लेक्चर मिस किया हो। उनको टाइफाइड होता है तो भी दवा खा के आते हैं, फीवर है, हाई सर्दी है, कितने भी बीमार हो वो मेडिसिन खा के आके बैठते हैं। वो जानते हैं खुद से करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब तो वीडियो लेक्चर्स भी मिल जा रहे हैं, पहले तो वो भी नहीं थे। तो कभी कोई लेक्चर मिस नहीं करते, कुछ भी नहीं होता। ये चीज अपने ध्यान में रखना है कि लाइफ में यदि तुम कभी भी ऐसा है कि एक लेक्चर मिस नहीं कर रहे हो, एक आईटीएन एटीट्यूड है, तुम अच्छे जगह पहुंच ही जाओगे। उनके मतलब पेरेंट्स चले गए तो बहुत अर्जेंट है, फैमिली में किसी का मैरिज है, तो भी वो आते थे। वो अजीब सी कंडीशन है, खुद के ब्रदर का भी शादी है तो भी वो आ रहा है। समझ में आया ना, मतलब एक लेक्चर भी वो लोग मिस नहीं करते, तब वो आईटीएन बनते हैं। तो तुम्हें भी ये चीज ध्यान रखना होगा, कुछ भी हो जाए लाइफ में, कितनी भी बारिश पड़े, कितनी भी आए, लेक्चर हो रहा है तुम्हें पहुंच जाना। हम लोग पहुंच जाते हैं। टीचर्स को देखोगे, टीचर्स को देख के समझना, कितना भी फीवर होगा मेरे पास आओगे, वो एकदम हाथ गर्म होगा, बोला नहीं जा रहा है, फिर भी लेक्चर चल रहा है, कैंसिल नहीं होंगे कभी। क्यों? वो टाइम तुम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग पास यही 1.5 साल है, और ये लाइफ के सबसे कीमती 1.5 साल है। ये सही से खेल लिया ना तो हो गया तुम्हारा काम पूरे लाइफ के लिए। इसलिए कोई टीचर कभी भी तुम्हारा एक लेक्चर कैंसिल नहीं करता, किसी भी कंडीशन में लेक्चर्स होते रहेंगे। तुम लोग का भी वही एटीट्यूड होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में पेरेंट्स को कहीं जाना जाए, तुम यहीं पे रहो, अपना पढ़ाई करो। तो वो आईटीएन बनते हैं, वो किसी भी हालत में मिस नहीं करते हैं, लगातार अपना पढ़ते रहते हैं अनफेस्ड होके। ओके, इतना तक बता दिया, क्वेश्चन बता दो फिर। पिछले साल में बाइक से गिर गया था, उसके बाद बाइक चलाना छोड़ दिया था 2 साल पहले। उसमें मेरे पैर में बहुत चोट लगी थी, फिर भी किसी तरह आ जाता था, चेयर पे बैठ जाता था, लेक्चर लेता था। टाइफाइड हुआ था मुझे, बहुत हाई फीवर हो रहता था, फिर भी मेडिसिन खा के क्वेश्चन लेक्चर चलते रहता था। क्योंकि एक टीचर मिस हुआ था, पूरे 50 बच्चों का 1.5 घंटे मिस हुआ, सोचो कितना टाइम वेस्ट हुआ, 2.5 घंटे। 2.5 और इंटू 50, 125 आवर्स का लॉस होता है वो। कोई भी टीचर कभी मिस नहीं करता, देखना तुम। वो बोर्ड में चल जाता था, बट यहाँ पे कभी नहीं दिखेगा तुम्हें। सेम एटीट्यूड तुम्हें आईटीएंस के साथ दिखेगा। वो किसी भी कंडीशन में उन्हें बोलोगे कि अभी 8 to 2:30 का लेक्चर हो गया, 2 से 4 का और बैठ जाओ, तुरंत बैठ जाएंगे वो तुम्हें पहचान में आ जाएंगे कि वो जानते हैं। मैंने पूछा कि अरे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, तुम लोग सेमीफाइनल नहीं देखोगे? तो बोला ये दास और ये जो रानिल वगैरह जो इस बार आईटी में चले जाएंगे। सर बोला कि वो वहां पे बीटेक में हम लोग को भी बहुत क्रिकेट पसंद है, बट आईटी में जाएंगे तो 4 साल तो वही देखना है ना, ये पूरी लाइफ पड़ी है वर्ल्ड कप देखने के लिए। बट आप 2 घंटे में सिखा दोगे, हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए इससे, और एक क्वेश्चन आ जाए तो मैं बहुत ऊपर आ जाऊंगा। उनका एटीट्यूड ये होता है, ये समझो। वो किसी भी हालत में ना मिस नहीं करेंगे, उनको जितना बैठाओ उतना बैठेंगे। केवीपीआई रैंक 1 का मैं लेक्चर ले रहा था, उसका, उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक 1 लाया था वो। आईआईटी में थोड़ा स्लिप कर गया, रैंक 98 आया, बट उसे उसके पेरेंट्स फीड करते थे कि अरे पढ़ने का, खाने का टाइम हो गया, उसे याद ही नहीं कि खाना भी खाना है। पेरेंट आते थे कि सो जाओ बेटा, तुम्हें अभी सोने का टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, उसे मालूम ही नहीं, हो पढ़े जा रहा है। हम लोग साथ आता था, रात सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बज गया, उसे मालूम ही नहीं बैठे हुए। वो एक अलग एटीट्यूड होता है, जहाँ वो पढ़े जा रहे हैं उन्हें उसी में इतना मजा आता है कि थकावट भी भूल जाते हैं। ओके, तो बात करते करते मैंने क्वेश्चन लिख दिया, इसको सॉल्व करो।
डन। 0.03 थोड़ा ज्यादा ही कम आ रहा है। 3 तो दिख रहा है बट 0.03 हो भी सकता है, देखो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हो? मास बाई इक्विवेलेंट मास, या वॉल्यूम बाई इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ऐसे भी लिख सकते हो ना। इसका 0.1 बाई इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया, ई ले लो, इक्वल टू वॉल्यूम कितना है 34.2, और इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ किसका था, ये हाइड्रोजन कितना था, वो 11.2 आया था ना, तो ये ml में है, इतना लीटर हो गया भाई 11.2, यहाँ से इक्विवेलेंट मास जो आएगा। कितना आ जाएगा ये 11.2 इंटू 10⁻³ बाई 34.2 इंटू 0.1, 30 के आसपास कुछ। कैसे किया मैंने, इसको 100 मान दिया, इसको ऑलमोस्ट 3 कर दिया, 3 से थोड़ा कम ही होगा, इसको ऑलमोस्ट 30 के आसपास लिया। तो ऑप्शन देखना, आईटी में तो बस ऑप्शन नहीं देखना है ना, एक 30 के आसपास होगा, एक 50 के आसपास होगा, एक 100 होगा, एक 200, मालूम चल जाएगा ये आंसर है। एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट करते आईटी में। ओके, हाँ तो 3 वगैरह आ रहा था, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। हाँ 3 के आसपास करेंगे तुम लोग, एक पावर रॉन्ग कर रहे थे कुछ। नेक्स्ट करते हैं, नोटेड। यस नहीं हुआ, नोट नोट करो। An oxide of an element contains 25% oxygen by weight. Find the equivalent weight of the element.
अचल करेक्ट है। आनंदी करेक्ट है। तो लचल और आनंदी दो आंसर है। गुड। विघ्नेश थोड़ा और ट्राई करो। नहीं विघ्नेश। ओके चलो करते हैं। दो आंसर ही फाइनल है, अचल और आनंदी के। ओके इसमें क्या गिवन है कि 25% ऑक्सीजन वाइब्रेट है, तो मेटल लोगे और ऑक्सीजन से रिएक्ट किया होगा, MXOY बना होगा, ये होगा ना। तो मेटल कितना लिया होगा तुमने? 75 ग्राम। ये 25 ग्राम होगा। इसका भी कितना होगा? ये 75 ग्राम और ये 25 ग्राम, ऐसे ही रहा होगा ना। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, यही है ना, इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MXOY। इसको इससे कर लो 75/E, 25/8, E इक्वल टू 24। या फिर उसको बाद वाले से भी कर सकते हो, यहाँ से मेटल ऑक्साइड टोटल कितना हो गया? 100 ग्राम बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ एट। किसी दो को सॉल्व कर लो, जैसे ये दो सॉल्व किया, ये फर्स्ट थर्ड को या सेकंड थर्ड को।
ओके, नेक्स्ट एक और करें। टू 2.16 ग्राम of oxygen of an oxide of a metal on strong heating produces 112 ml of dry oxygen. STP, and the residue was a pure metal. Calculate the equivalent mass. Of the metal. वन जीरो एट। ओके, अचल का आंसर है 108। लेट मी चेक। थोड़ा सा रॉन्ग हुआ कैलकुलेशन, बट यू आर क्लोज टू दैट। तो उतना कैलकुलेशन मिस्टेक चल जाएगा, ठीक है। नहीं, करेक्ट है तुम्हारा, नहीं थोड़ा रॉन्ग हुआ है। चल, हाँ सही है। अभी अभी जो तुमने आंसर लिखा वो सही है। ध्रुवेश, तुमने भी थोड़ा सा मिस किया। यस, अगेन थोड़ा सा मिस्टेक है। आई थिंक थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा। यस।
नहीं आनंदी, रॉन्ग हो रहा है। इंग्लिश पे केवल एक ही आंसर रहेगा। अगेन ओनली अचल, कॉलम तो नहीं अचल। हाँ आनंदी करेक्ट है। अगेन अचल है आनंदी, दो आंसर करेक्ट है। बाकी लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया इसमें भी। क्या था इसमें, मेटल ऑक्साइड है, इसको मिक्स किया तो क्या हो जाएगा, एम अलग हो गया और टू अलग हो गया। ये कितना आ गया 112 ml, और ये कितना था 2.16। दोनों का इक्विवेलेंट ही तो इक्वल करना है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MxOy इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो इसका कितना होगा मास, 2.16 बाई इसका इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 था ना, इक्वल टू इसका 112 इंटू 10⁻³ लीटर हुआ ना, बाई वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर कितना होता है इसका, 11.2 लीटर था। ये होगा, तो इससे ई का वैल्यू 100 आएगा। तुम लोगों ने यहाँ E+8 ना लिख के ई ले लिया है, तो दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ MxOy। 8 माइनस करोगे तब मेटल आएगा ना। ओके, क्लियर है सबको। हाँ हर्ष बोलो। सर ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम 5.6 आएगा ना। हाँ 5.6, रुको रुको, तो आंसर ही नहीं मैच करेगा। 5.6 होता है। हाँ यहाँ लिखने में अलग हो गया 5.6। 118 आंसर। तो कट करो, इससे कट करो, और ये 5.6। अब यहाँ से 100 ही आएगा देखो, तभी का वैल्यू 100 आ जाएगा। ओके डन। इक्विवेलेंट वॉल्यूम उतना ही था, राइट। नेक्स्ट करते हैं फिर। डन, यस डन, ओके। इसके बाद वो कर लेते हैं नॉर्मेलिटी।
नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, इसको कैपिटल एन से लिखेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स था ना, यहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ओके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट present in 1 liter of solution। तो ये मोलैरिटी जैसा ही हो गया ना, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या था? मोलैरिटी। और ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही है ना, इसको नॉर्मलिटी बोल दिया। जैसे कि 2 नॉर्मल H2SO4 का मतलब हो गया कि 2 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब 2 ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास H2SO4 का क्या था? 49 ना, 49 ग्राम H2SO4 in 1 liter of solution। जैसे m/10 HCl दे दिया, मतलब 1/10 मोलर, 1/10 मोलर HCl था ना, इसी तरह n/10 दे दिया है, तो 1/10 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही हुआ ना। इसको क्या बोलते हो? जैसे कि n/10 को क्या बोलोगे? डेसी नॉर्मल ना, डेसी नॉर्मल 1/10 है इसलिए। और n/2 हो गया, इसको क्या बोलेंगे? सेमी नॉर्मल। सेमी मतलब हाफ। थ्री एन HCl मतलब हो गया 3 ग्राम इक्विवेलेंट HCl पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में इतना होगा। और नॉर्मलिटी इजी है ना, क्या डेफिनेशन है देख लो, नोट कर लो ये। ओके डन। ठीक है, नेक्स्ट करें अभी। नोटेड ना एवरीवन? ओके, सबका आंसर यस है, तो आगे चलते हैं। हाँ, तो नॉर्मलिटी का जो डेफिनेशन हो गया, जैसे क्वेश्चन बता दो। 196 ग्राम H2SO4 is dissolved in 5 liter of solution। So what will be the value of normality? Normality, and what is the value of molarity?
ओके डन। नॉर्मेलिटी 4/9, मोलरिटी 2/5, 4/5 एंड 2/5 लिख रहे हो तुम। ओके 4/5 मीथ का भी वही है। ओके एक लीटर में कितना इक्विवेलेंट डिसॉल्व है? ओके सबका वही सब आंसर जा रहा है सेम, ठीक है, मतलब हो जा रहा है ये। 196 ग्राम, इसका इक्विवेलेंट मास कितना होता है? H2SO4। तो प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर याद होगा था 98/249 ग्राम होता है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना हो गया इसका? 196/49, 4 ग्राम के 4 इक्विवेलेंट्स ना इन 5 लीटर। तो 1 लीटर में कितना होगा? 4/5 ना। मोलरिटी की बात करें तो कितना मोल्स था? 196 बाई मोलर मास 98 होता है, 2 मोल्स इन 5 लीटर, तो 2/5 मोलर, और ये 4/5 मोलर। 4/5 नॉर्मल, तो नॉर्मलिटी क्या है? मोलरिटी का डबल है ना। ये सब फॉर्मूला आएगा कैसे वो देखो, मैंने एक फॉर्मूला बताया था इससे पहले। नॉर्मलिटी जब डेफिनेशन नहीं समझ में आता उसी समय बताया था, इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, ऐसा बताया था। एन फैक्टर H2SO4 का कितना था? 2 था ना, 2 एसिडिक हाइड्रोजन। सो नॉर्मलिटी विल बी मोलरिटी इनटू 2, वही आया ना। तो मेन अब हम लोग लिखे फॉर्मूला क्या क्या होगा। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय V सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसा लिख सकते हो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। या मान लो कि ये ml में दिया रहा है, तब क्या करेंगे? नंबर ऑफ, वहां पे नंबर ऑफ मोल्स जैसा हो गया, मोलरिटी जैसा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय V सॉल्यूशन इन ml हो तो क्या करेंगे? इनटू 1000 करते, तब आता ना। या नंबर ऑफ, इसको क्या लिखोगे? मिली इक्विवेलेंट बाय V सॉल्यूशन इन ml। दोनों में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिली इक्विवेलेंट हो गया, तो ये भी ml हो गया। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होगा तो नॉर्मलिटी फर्स्ट रिएक्शन को आप उल्टा करो, फर्स्ट वाला इक्वेशन को। तो नॉर्मलिटी इनटू V सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट कितना होगा? सो इट विल बी नॉर्मलिटी इनटू V solution in ml। देख लो फॉर्मूला सब बिल्कुल जो मोलैरिटी के लिए था वही था ना, बस वहाँ मोल्स था। मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे मोल्स की जगह क्या हो गया? इक्विवेलेंट हो गया। ये भी वहां पे मोल्स था, यहाँ इक्विवेलेंट हो गया। ये क्या था? मिली मोल्स बाय वॉल्यूम इन ml, वही था ना। फिर वहां पे नंबर ऑफ, ये क्या था? मोल्स था, इक्वल टू ये क्या था? मोलैरिटी इनटू लीटर। यहाँ पे मिली मोल्स था, यहाँ पे मोलैरिटी था, यही था ना। बाकी सब तो वही है जो नॉर्मलिटी मोलैरिटी पढ़ा है, एक एक फॉर्मूला सेम है। नोट कर लिया? नोटेड। हाँ तो मोलैरिटी के फॉर्मूला याद है तो एग्जैक्टली सेम नॉर्मलिटी होगा। तो वहां भी आया था एक फॉर्मूला हम लोग का, नॉर्मलिटी ऑफ डाइल्यूशन। वो क्या आया था? जो मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन था ना, n क्या होगा? N1 V1 बाई V टोटल, ऐसा।
वहां क्या आता है M1V1/V टोटल ना, एक एग्जांपल भी दिया था, जैसे 0.2 नॉर्मल H2SO4, ये ले लो 20 ml diluted to 80 ml। तो नाउ न्यू नॉर्मलिटी क्या होगी? तो नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 अब कितना होगा? पहले कितना था N1V1, N1V1/V टोटल, यही फॉर्मूला है ना। जैसे M1V1 था तो ये 0.2 इंटू वॉल्यूम कितना था 20 और V टोटल फाइनली 80 आया, यही होगा ना। और एक था नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सर, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सिंग की बात करें, एम मिक्सचर क्या आया था, ये भी फॉर्मूला याद होगा, N1V1 प्लस N2V2 प्लस जितना भी है सबको ऐड करो बाई V टोटल, ऐसा फॉर्मूला था। वहां बस मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग था M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 बाई V टोटल, यहाँ भी सेम ही होगा ना। किसका यूज ज्यादा होता है? दोनों का यूज चलता है। मोलरिटी ज्यादा इजी है, नॉर्मलिटी कई लोगों को समझ में नहीं आता क्योंकि उसमें पूरा इक्विवेलेंट मास आ गया, और जिसको समझ में आ गया उसको रिएक्शन लिखना भी नहीं पड़ता, वो तुरंत कर देता है। दो अलग अप्रोच है, दोनों से सॉल्व हो गए, जैसे मोल कंसेप्ट से भी सॉल्व होगा क्वेश्चन, इक्विवेलेंट से भी। बट इक्विवेलेंट का फायदा क्या है, कुछ भी नहीं लिखना है, बस दोनों का इक्विवेलेंट इक्वल करना है। हाँ, यूजुअली आईटी में जो जाते हैं उनका नॉर्मलिटी बहुत स्ट्रांग रहता है, उससे करते हैं सब। ओके डन। तो 0.1 मोलर नॉर्मल H2SO4 होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन और सल्फर दोनों का सेम ही होगा। तो नॉर्मलिटी ऑफ हाइड्रोजन जब लिखोगे तो भी 0.1 ही होगा, और नॉर्मलिटी ऑफ सल्फेट लिखोगे वो भी 0.1 ही होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते। जबकि 0.1 मोलर H2SO4 रहता ना, यहाँ H प्लस जो हो जाता वो हो जाता 0.2 मोलर, डबल, और जो सल्फेट हो जाता उतना ही रहता, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तो यही है ना कि सबका सेम इक्विवेलेंट होगा, जितना हाइड्रोजन होगा उतना ही सल्फेट होगा, वो चेंज नहीं होने वाला, हाइड्रोजन जितना होगा उतना ही सल्फेट होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत मतलब, जैसे इस बार भी रिपीटर बैच में आए थे, उनका मार्क्स अच्छा आया था 99%, 99.1, फिर भी वो छोड़ के आए थे आईआईटी में टॉप रैंक लाने के लिए, उन्हें भी ये सब कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। मतलब कई कंसेप्ट में आईआईटी में नहीं क्लियर रहते तो भी रैंक अच्छे आ जाते, जैसे मैंने यही बताया अभी सिद्धेश वगैरह सब, तो बट कंसेप्ट किसी को क्लियर नहीं था। Al2SO4 थ्राइस है तो दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा। तो नॉर्मलिटी ऑफ उनके अच्छे रैंक है, फिर 99.7 99.6 ऐसे आंसर, मतलब आईटी में अच्छे रैंक लाएंगे इसका। इसका भी कितना होगा, नॉर्मलिटी ऑफ Al3 प्लस इतना है, और सल्फेट का भी सेम ही होगा। यही तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है ना, जितना इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम का लिया होगा उतना इक्विवेलेंट सल्फेट होगा, तो उतना इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम सल्फेट है। क्लियर हुआ ये? और वही ये रहता 0.3 मोलार, इसमें कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, ये कितना हो जाता है एल्यूमिनियम, डबल, ये
फिर इंडिया में देखोगे तो बहुत कम लोगों का क्लियर रहता है, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है। वो इसलिए क्लियर नहीं होता कि नॉर्मलिटी उन्हें टफ लगता, छोड़ देता था, ज्यादा उस साइड जाना ही नहीं चाहते। इस तरह से आएगा मोलैरिटी। इसमें मल्टीप्लाई होगा। सोचो मोलर मास में मल्टीप्लाई होता, मोलर मास कैसे निकालोगे एल्यूमिनियम सल्फेट का? 27 इंटू 2 प्लस 96 इंटू 3। जबकि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे? दोनों को जस्ट ऐड करना होता है और कुछ नहीं। क्लियर हो गया अब ये? नोट कर लो ये।